Good morning, student. Today we are going to study of desirable property of refrigerant or selection of refrigerant. It means इस टॉपिक में हम लोग जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए कि ओके रेफ्रिजरेटर में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उसकी स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये हो रहा है बेसिकली कि जो रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। ओके, प्रॉपर्टीज़ का मीन्स है कि जो मेजरेबल थिंग्स होती हैं, जैसे आपका टेम्परेचर्स हो गया, प्रेशर्स हो गया, ठीक है, और आपका स्पेसिफिक हीट हो गया, ये सारी क्या हो जाती है, हमारी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉपर्टीज़ को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। पहला जो फर्स्ट टाइप प्रॉपर्टीज़ का हमने डिफाइन किया है या डिवाइड किया है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। ओके, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ मीन्स यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे। इट मीन्स हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर्स बिकॉज थर्मो मीन्स हीट। क्लियर? एंड सेकेंड इज केमिकल। केमिकल मीन्स what is the chemical properties of the रेफ्रिजरेंट मीन जो केमिकल रिएक्शन में यूज होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, हम लोग उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। एंड लास्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि रेफ्रिजरेंट को हमने 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया है। पहला थर्मोडायनेमिक, सेकंड केमिकल और थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम यहाँ पे 1 बाई 1 प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे और डीपली करेंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ से। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे जो बात आ रहा है क्रिटिकल का, ये काफ़ी डेंजरस वर्ड होता है। कभी नॉर्मली आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि क्रिटिकल केसेस हैं, तो यहाँ पे क्रिटिकल ही प्रॉब्लम है, मतलब क्रिटिकल इज द डेंजरस पॉइंट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो मीन्स यहाँ पे क्रिटिकल का है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर यू नो वेरी वेल। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। वो कह रहा है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है किसका, रेफ्रिजरेंट का, जितना पॉसिबल हो सके हमें हाई करना है। क्लियर? एंड नेक्स्ट, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथिलीन आर वेरी लो। ठीक, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एथिलीन है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। हैंस दीज रेफ्रिजरेंट आर नॉट सुटेबल इन ट्रॉपिकल कंडीशन। ट्रॉपिकल कंडीशंस जहाँ पे हमें टेम्परेचर पहले से हमारा कम होता है, वहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और एथिलीन को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं करते हैं। एंड लाइक इन इंडिया, because a critical temperature refrigerator is the less surrounding temperature in a summer। ठीक है, जो इंडिया में जो क्रिटिकल टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है वो बेसिकली क्या होते हैं, लेस देन सराउंडिंग द टेम्परेचर इन समर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना दिया है। पहले में हमने रेफ्रिजरेंट का नेम दिया है, सेकंड में हमने, और यहाँ पे सेकंड में क्या दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं H2O वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना है, 371.5। NH3 का कितना है, 1325।
R12 का 111.5, R22 का 96.5, R134 का 101.2। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के लिए हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि एंथैल्पी क्या है, एनर्जी। ओके, एंड वेपराइजेशन मीन्स वो वैसे स्टीम बन रहा है, वेपराइज हो रहा है। तो यहाँ पे larger the enthalpy of vaporization is desirable because for a given refrigerant capacity, larger enthalpy of vaporization result in lower mass flow rate। कहने का मतलब कह रहा है जितना ज़्यादा एंथैल्पी होगा उतना ही क्या उसका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होगा। ठीक है, बट मास फ्लो रेट क्या होगा हमारा, वेपराइजेशन कम होगा। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास फ्लो रेट। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे समझाया भी है कि आर सी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू 100 किलोवाट ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा दिया है, आप लोगों को बता दिया है कैसे हमें फाइंड आउट करना। तो अगर आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एंथैल्पी वो नहीं दे रहा है और आप लोगों से स्ट्रीम टेबल में एंथैल्पी नहीं देख पा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के टाइम आपको ये याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों को आसानी होगी। जैसे H2O का कितना है 2261, R22 का 234.7, NH3 का 1369 एंड R12 का 165.7, R134 का 197.3 किलो जूल पर केजी में। ठीक है, तो कभी कभी न्यूमेरिकल में वो डाटा नहीं देगा, तो आप यहाँ से या प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, स्टीम टेबल में आपको गिवन होगी। ठीक है, ऑफ ऑल द कॉमन रेफ्रिजरेंट NH3 रेफ्रिजरेंट हैज़ लार्जर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो लार्जेस्ट एंथैल्पी की बात हो रही है, ठीक है, वो कितना है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 0.1। तो किसका हो रहा है यहाँ पे, अमोनिया का। H2O का कितना एंथैल्पी 226.1 है। क्लियर हो गया। तो सबसे ज़्यादा एंथैल्पी किसका है, अमोनिया का। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी आप लोग HMT में भी अच्छे से पढ़ चुके हो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फॉर द फास्टर हीट ट्रांसफर हायर कंडक्टिविटी इज डिजायर। ठीक है, जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा उतना ही क्या होगा, हमारा हीट ट्रांसफर होगा। अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ क्या कहता है हमारा, के ए डेल टी अपॉन डेल एक्स, मतलब क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, के। जितना ज़्यादा आपका कंडक्टिविटी होगा उतना फास्टर क्या होगा, हीट फ्लो होगा। क्लियर। एंड फोर्थ इज इवेपोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर। ठीक है, इवेपोरेटर प्रेशर शुड बी एज क्लोजर टू एटमॉस्फेयर प्रेशर as possible, because if the evaporator pressure is lower than atmospheric pressure, atmospheric air can leaks into the system। अगर कम हो गया हमारा, ये कह रहा है अगर इवेपोरेटर प्रेशर लेस देन हो गया ATM से, तो जो रेफ्रिजरेंट जो गैसेस है हमारी, जो उसके अंदर ही हमारा रह जाएगा। इसलिए इवेपोरेटर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट थिंग, कंडेंसर प्रेशर मस्ट बी मॉडरेट। मॉडरेट में ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, नॉट वेरी हाई बिकॉज हायर कंडेंसर प्रेशर रिजल्ट इन लोअर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड हायर वर्क इनपुट। क्लियर हो गया। तो कंडेंसर प्रेशर मस्ट बी मॉडरेट होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर रेशियो। ओके, ठीक है, लोअर प्रेशर रेशियो इज डिजायरेबल। हम क्या चाहते हैं कि रेफ्रिजरेशन में हमारा लोअर प्रेशर रेशियो, क्यों? क्योंकि हायर प्रेशर रेशियो इन लार्जर वर्क इनपुट, अगर हमारा प्रेशर रेशियो हायर हुआ तो हमें कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क देना होगा। ठीक है, एंड स्मॉलर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो हमें क्या चाहिए? लोअर प्रेशर डिजायरेबल होता है। तो फिर जनरली प्रेशर रेशियो इन वेपर कंप्रेशन साइकिल इज 3 to 5 बार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स क्या है आपका? द फ्रीजिंग पॉइंट टू द रेफ्रिजरेंट मस्ट बी लो। फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम हो। क्यों? अगर ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या हो, ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो बेसिकली उसको फ्रीज होने में हमारा बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट हमारा क्यों कूलिंग होगा हमारा वहाँ पे, तो बेसिकली वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे कम से कम रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट। हमने टेबल बना लिया है। फर्स्ट टेबल में रेफ्रिजरेंट का नेम मेंशन कर दिया है, सेकेंड टेबल में फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले देखा हमने R22 का कितना -160.5, R12 का -157.4 एंड अमोनिया का -77.3, R13 का -101.2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेंट एट द इनलेट टू द कंप्रेसर। ठीक है, ठीक है, बेसिकली कंप्रेसर के इनलेट पे हमारा कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है? अगर हम वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दें तो बेसिकली क्या आ जाता है? हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम पर मास डेट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक वॉल्यूम। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेंट एट इनलेट ऑफ द कंप्रेसर मस्ट बी स्मॉलर। ठीक है, क्या कह रहा है? जो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो कंप्रेसर के इनलेट पे वो कम होना चाहिए, एंड इफ इट इज़ हायर देन इट रिजल्ट इज बिगर साइज ऑफ द कंप्रेसर। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया तो कंप्रेसर का हमें साइज बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर रेफ्रिजरेंट का कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपका COP शुड बी हाई। हमें रेफ्रिजरेशन में जितना ज़्यादा हमारा COP होगा उतना ही हमारा बेस्ट है। COP का मीन्स होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नोट पॉइंट देख लेते हैं क्या गिवन है। वो कह रहा है दो द लो HL of vaporization of ammonia, ठीक है, refrigerant is very high, it does not help any way in improve the COP because work input of ammonia compressor is very high। क्लियर हो गया। लास्ट प्रॉपर्टीज क्या आपका? कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर। कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी हाई। इफ इट इज हाई देन इट्स रिजल्ट इज overheating of compressor, NH3 compressor or water cooler because heated compressor discharge will be very high। वो कह रहा है अगर कंप्रेसर डिस्चार्ज शुड नॉट बी वेरी हाई, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हायर हुआ
तो इसके लिए ओवर हीटिंग हो जाएगा कंप्रेसर, ठीक है। जब हुआ तो हमारा ओवर हीटिंग हो जाएगा, फिर हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम अमोनिया कंप्रेसर है जनरली, अमोनिया कंप्रेसर में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वाटर कूलर। वाटर कूलर का यूज़ क्यों किया जाता है, उसको कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज द कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर फॉर अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ वेरी हाई। ओके फ्रेंड, तो बेसिकली ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्यों, बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन बच्चों का न्यूमेरिकल पोर्शन वीक होता है, मैथमेटिक्स वीक होता है, वो इस टॉपिक को ज़रूर याद कीजिएगा और एग्ज़ाम में आपका आना ही है। तो बेसिकली इस वाले टॉपिक पे हम लोगों ने फिर ओनली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ का स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वहाँ पे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।